आज मैं बताऊंगा कि कोई भी बिज़नेस की जो इन्वेंट्री होती है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करूँगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब साल में जितनी भी आपकी इन्वेंट्री है वो, और आपने साल भर जितनी भी इन्वेंट्री खरीदी प्लस वो, या अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जितनी भी इन्वेंट्री बनाई प्लस वो, माइनस आपने साल भर में जितनी इन्वेंट्री बेची वो। साल के अंत में जो भी आपकी इन्वेंट्री बच जाती है तो कंपनी उसकी वैल्यू अपने बुक्स में कैसे दिखाती है। तो उसके लिए हम इन्वेंट्री के लिए हमारे मेनली दो वैल्यू होती हैं। एक होती है कॉस्ट वैल्यू, कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमें उस इन्वेंट्री को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है। और अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है तो हमने वो इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से कितने में ख़रीदा है। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में मैं एक कैलकुलेटर लेता हूँ। अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ये कैलकुलेटर बनाने में मेरी कितनी लागत आई है, मतलब इसमें रॉ मटेरियल कितने का लगा है, लेबर कितने का लगा है, उसको मिला के मेरी कैलकुलेटर की कॉस्ट आती है। अगर मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है तो मैंने मैन्युफैक्चर से कैलकुलेटर कितना ख़रीदा है या होलसेलर से कितना ख़रीदा है, तो ये मेरी कॉस्ट में आ जाता है। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अगर ये कैलकुलेटर मैं अपनी मार्केट में बेचने जाऊँगा तो मार्केट में बेच के मुझे इसके कितने पैसे मिल जाएंगे। तो इन दोनों वैल्यू में से जो भी वैल्यू कम होती है उस वैल्यू पे हम अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। मान लो अगर मेरी इस कैलकुलेटर की कॉस्ट अगर 400 है, और अगर इसकी और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 500 है, मतलब मेरे को बनाने में इसका खर्चा 400 रुपये है, और अगर मैं इसको अभी मार्केट में बेचूँगा तो मुझे 500 रुपये मिलेंगे। तो इसमें से जो भी कम होगी मैं अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री में इसको कैलकुलेटर को वैल्यू करूँगा अपनी बुक्स में। जैसे मेरे एग्जांपल में 400 रुपये कम है, 400 रुपये कॉस्ट है वो, जो कि 500 से कम है, तो मैं इस कैलकुलेटर को अपनी बुक्स में 400 रुपये में रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन अगर मेरी कैलकुलेटर बनाने की कॉस्ट 400 आई है और अगर मैं इसे मार्केट में बेच रहा हूँ तो मुझे 300 ही रुपये मिल रहे हैं, तो मैं इसको 300 रुपये पे वैल्यू करूँगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमें हमारा जो भी फ्यूचर का लॉस होता है वो हमें पहले ही बुक कर लेना होता है, लेकिन जो भी हमारा फ्यूचर का प्रॉफिट होने वाला होता है वो हमें बुक नहीं करना होता है। ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अब कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा बिज़नेस है। मेनली दो तरीके के बिज़नेस होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस, जहाँ हम अपना इन्वेंट्री खुद से बनाते हैं, और एक होता है ट्रेडिंग बिज़नेस, जहाँ हम मैन्युफैक्चरर या होलसेल से ख़रीद के अपनी इन्वेंट्री बेचते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में की इन्वेंट्री में मेनली तीन चीज़ें आती हैं। रॉ मटेरियल, मतलब इस कैलकुलेटर को बनाने में मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल लगा है, जैसे प्लास्टिक हो गया, बैटरी हो गई, वायर्स हो गए, मदरबोर्ड हो गए, ये मेरा रॉ मटेरियल्स आ जाता है। एक होता है वर्किंग प्रोग्रेस। मान लो पूरे साल में मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ, तो देखिए साल के ख़त्म होने तक मेरा सिर्फ आधा कैलकुलेटर बना हुआ है, मतलब मैंने बटन लगा दिए लेकिन डिस्प्ले नहीं लगाई। तो जो भी मेरा कैलकुलेटर है वो मेरा वर्किंग प्रोग्रेस में आ जाता है, मतलब आधा बना हुआ माल। और एक आ जाता है फिनिश्ड गुड्स मतलब ये पूरा कैलकुलेटर बन चुका है लेकिन अभी बिका नहीं है, मेरी गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो ये फिनिश्ड गुड्स आ जाता है। अब इस कैलकुलेटर की कॉस्ट करने के लिए हमें पहले पूरे रॉ मटेरियल हमने जितने ख़रीदा है वो, प्लस हमारा जो भी कैलकुलेटर बनाने में जो भी खर्चा आया है, जैसे लेबर कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट में हम मशीन की डेप्रिसिएशन लेते हैं, और फैक्ट्री का रेंट, क्योंकि कैलकुलेटर तो फैक्ट्री में बनता है तो उसका फैक्ट्री का रेंट है वो भी कैलकुलेटर में की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, और जो भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है वो भी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो इन सबको मिला के मेरा कैलकुलेटर की जो भी कॉस्ट आई वो मेरी वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आ जाएगी। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, जो भी हम होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से जितने की भी प्राइस से ख़रीदते हैं वो हमारी कॉस्ट में आ जाती है। चाहे मैं 400 में ख़रीदूँ 300 में, तो वो मेरी पूरी कॉस्ट बन जाएगी। और हाँ, अगर मैंने मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा और जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो मैं दे रहा हूँ कि मैन्युफैक्चर के गोडाउन से अपने गोडाउन में लाने का, तो वो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी मेरे इस कैलकुलेटर की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे मेरी कैलकुलेटर की कॉस्ट निकलती है। अब एनआरवी के लिए सिंपल है, आपने अपने कैलकुलेटर को मैं अपनी दो तरीके से एनआरवी देख सकता हूँ। या तो मैं मार्केट में ले जाऊँ कि ये कैलकुलेटर में मार्केट में कितने कम बेच के मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे अभी, या फिर मैं डिमांड सप्लाई से देख सकता हूँ कि मार्केट में इस कैलकुलेटर की वैल्यू कितनी चल रही है। तो मेरी कॉस्ट और एनआरवी में जो की वैल्यू में जो भी कम होगा मैं उस वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड कर लूँगा अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री में। ये जो भी मैंने आपको इन्वेंट्री वैल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझाया है ये एकदम बेसिक लेवल पे समझाया है, क्योंकि अलग अलग इन्वेंट्री में अलग अलग कॉस्ट जुड़ सकती है।
जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लूँ अचार और वाइन बनाने का बिज़नेस, तो अचार और वाइन बनाने के बिज़नेस में क्या होता है, हमें उसको बेचने से पहले हमें कुछ समय के लिए उसको स्टोर करना पड़ता है। तो उसको स्टोर करने के लिए जो भी मैंने जगह है, जैसे गोडाउन में अगर मैंने उसको स्टोर किया, तो जो गोडाउन का रेंट है वो भी मेरे अचार और वाइन की कॉस्ट में जुड़ जाता है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई नहीं है, जैसे रॉ मटेरियल अगर हमारा बच गया तो उसकी बेचने की और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलेगी, वर्किंग प्रोग्रेस की कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सब समझने के लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।